नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। आपकी इसी तैयारी को और मेहनत मेहनत और बेहतर बनाने के लिए हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज और डेली जनरल अवेयरनेस क्विज, जिसको हमारे आपके एग्जाम को ध्यान नजर में रखते हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बेसिस पे इसको तैयार करती है। और हम इसमें ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को बल्कि उससे और भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आपके एग्जाम में पूछी जाने की संभावना है, हम उन सबको भी डिस्कस करते हैं। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर आईएएस पीसी मेंटोर पर। आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त करंट अफेयर। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। Which country hosted exercise Udar Shakti 2024 from August 6 to 24? क्या कह रहा है कि 6 से 9 अगस्त 2024 तक अभ्यास उदार शक्ति, कौन सा अभ्यास उदार शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने की है। अभी क्या हुआ, एक अभ्यास उदार शक्ति उसी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि उसकी मेजबानी किस देश ने की है। बताइए किस देश ने की है, बताइए। इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। किसने किया है? मलेशिया ने किया है। किसने किया? मलेशिया ने किया है। थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। इंडिया मलेशिया के बारे में और भी चीजें जान लेते हैं, जैसे कि इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स ने, और मलेशियन, रॉयल मलेशियन। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में? उदार शक्ति 2024 में किसने पार्टिसिपेट किया? एक तो इंडियन एयरफोर्स ने और रॉयल 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 मलेशियन एयरफोर्स ने। और कौन कौन से जो फाइटर प्लेन कौन कौन से पार्टिसिपेट किए इंडिया की तरफ से? सुखोई M30 MKI और मलेशिया की तरफ से सुखोई M30 MKM। ये भी याद रखना आप लोग, कौन से फाइटर जेट? सुखोई M30 MKI और सुखोई M30 MKM। ठीक है, और थोड़ा जान लेते हैं इंडिया मलेशिया के बारे में। ये सब आप जो है आपको ये सब इंफॉर्मेशन लिखते जाना है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो और भी लिखते जाना। जैसे इंडिया मलेशिया के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन कब से स्टार्ट हुए हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशन कब से स्टार्ट हुए हैं? 1957 से। कब से स्टार्ट हुए हैं? 1957 से। 1957 से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए हैं। और आपको पता होगा कि ये इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका भी एक की प्लेयर है। कौन? मलेशिया। और एक इंडिया का आपको पता होगा जिसमें क्या है? आसियान का भी एक मेंबर है। ठीक है, आसियान का भी एक मेंबर है। और हम देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेज जो इंडिया और मलेशिया के बीच में होती हैं। जैसे जो आर्मी के बीच में होती हैं, इंडिया मिलिट्री जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, तो जो आर्मी के बीच में होती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हारिमाऊ शक्ति। इसमें क्या? इंडियन आर्मी, इसमें आर्मी पार्टिसिपेट करती है दोनों देश की। क्या नाम है? हारिमाऊ शक्ति। ठीक है, और जो नेवी होती है उसमें एक नेवल भी होती है, उसका क्या नाम है? समुद्र लक्ष्मण मैरीटाइम। तो जो नेवी के बेसिस पे नेवी के लेवल पे होती है उसका क्या नाम है? लक्ष्मण मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो एयरफोर्स में होती है, इसमें एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, वो कौन सी है? अभी जो हमने डिस्कस की, उड़ान। ठीक है, तो हमने ये तीनों एक्सरसाइज देख ली। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ उदार शक्ति के बारे में था, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है।
तो याद रखना है, तीनों एक्सरसाइज जो आर्मी के लेवल पे होती हैं, नेवी के लेवल पे होती हैं, एयरफोर्स के लेवल पे होती हैं। और आपको याद रखना है मलेशिया की, इंडिया मलेशिया से पाम ऑयल भी इंपोर्ट करता है। पाम ऑयल आपको तीन देशों से इंडिया मेनली इंपोर्ट करता है। एक तो है इंडोनेशिया, ठीक है, और दूसरा है मलेशिया, ठीक है, और तीसरा कौन सा है? तीन देशों से करता है पाम ऑयल मेनली जो इंपोर्ट करता है इंडिया। एक हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ठीक है। तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंडियन लीडर हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द तिमोर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अवार्ड द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। हमने इसके कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारी जो प्रेसिडेंट जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो 3 देश के फॉरेन विजिट पे हैं। हमने बताया था उसमें, एक था फिजी, ठीक है, एक तिमोर लेस्ते था, ठीक है। तो इसमें कौन किसको मिला है अवार्ड? द्रौपदी मुर्मू जी को एक सिविलियन अवार्ड मिला है, ठीक है। तो 3 देश हमने बताए थे, एक फिजी था, एक न्यूजीलैंड था, एक था फिजी, ठीक है, एक था न्यूजीलैंड, और तीसरा कौन सा देश था? तिमोर लेस्ते, ठीक है। तो आपको याद रखना किसको मिला है ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना की अवधि क्या है? उसकी अवधि के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है इसकी अवधि बताइए आप लोग? 10 ईयर्स, 5, 6 ईयर्स और 3 ईयर्स। कितनी है अवधि? 5 ईयर्स। कितनी है अवधि इसकी? 5 ईयर्स है। और थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या हुआ है कि जो पीएम जो ये आवास योजना है अर्बन, इसको कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया 2.0, 2.0 को अभी कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, ठीक है। कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? इसकी नोडल एजेंसी आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए, और जान लेते हैं इसके बारे में। ये सब आपको नोट डाउन करते हुए जाना है, ठीक है। और जान लेते हैं ये कैसी स्कीम है? सेंट्रली ये कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और इसका टेन्योर क्या होगा? टेन्योर क्या होगा इसका? 2029 तक, ठीक है। इसमें क्या है, सबको पक्का हाउस प्रोवाइड करने की ये योजना है, ये जो स्कीम है, ठीक है, अर्बन में। और इसका क्या गोल है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं कि जो भी ऐसी फैमिली जिनका पक्का हाउस नहीं है, फैमिलीज हैविंग नो पक्का हाउस, तो किससे किससे होना चाहिए? जैसे वो अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रही हैं या फिर लो इनकम कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, तो ऐसी फैमिलीज जिनका पक्का हाउस नहीं है और वो ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रही हैं, या फिर लो इनकम ग्रुप से आ रही हैं, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप से आ रही हैं, मिडिल इनकम ग्रुप से आ रही हैं, तो उसमें गवर्नमेंट उनको एक उनके लिए स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करती है, उनको पक्का हाउस प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड सेंट किट्स एंड नेविस ड्यूरिंग द डॉक्टर डेंजिल डॉगलस विजिट। क्या कह रहा है कि डॉक्टर डेंजिल की यात्रा के दौरान भारत और सेंट किट्स और नेविस के बीच हस्ताक्षरित समझौते का मुख्य फोकस क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है मुख्य फोकस क्या है बताइए आप लोग? ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी,
एंड इंडियन स्टैक, एंड डी क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। कौन सा है, डिजिटलाइजेशन एंड इंडिया स्टैक। ठीक है, थोड़ा हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा जान लेते हैं हम, सेंट 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 किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस। ठीक है, और ये जो आए हैं अभी डेंजिल डगलस, ये वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर है वहां के। ठीक है, ये डॉक्टर डेंजिल डगलस की विजिट पे ये जो हुआ है समझौता, क्या है, डिजिटलाइजेशन एंड इंडियन स्टैक। ठीक है, ये फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर विजिट है इंडिया में जो हुई है पहली बार। ठीक है, और सेंट किट्स एंड नेविस ये कहाँ पे है, बताइए आप लोग, कहाँ पे है ये, ईस्टर्न कैरेबियन सी में है। कहाँ पे है ये, ईस्टर्न कैरेबियन सी में है। ईस्टर्न कैरेबियन सी में है। ठीक है, ठीक है, ये एक आइलैंड कंट्री आपको पता होगा। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, बेसेटर। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, ईस्टर्न। ठीक है, हमने क्या क्या इसके बारे में देख रहे हैं, सेंट किट्स एंड नेविस के बारे में। ये एक आइलैंड कंट्री है, कहाँ पे है, ईस्टर्न कैरेबियन सी में है। ठीक है, इसकी कैपिटल बेचेस्टर। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है, ईस्टर्न ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। ठीक है, और इसके जो पीएम है इस समय के, ये भी जानना चाहिए, पीएम कौन है, टेरिस ड्रू। इनके पीएम कौन है, टेरिस ड्रू जी इनके पीएम है। ठीक है, तो याद रखना है समझौता किसके बारे में है, डिजिटलाइजेशन एंड इंडियन स्टैक के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा, हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन, हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। अभी बहुत न्यूज में था, आपको पता होगा। क्या कहते, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने, बताइए कौन बने, अमन सहरावत, विनेश फोगाट, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया। कौन बने हैं, अमन सहरावत जी बने हैं। कौन बने हैं, अमन सहरावत जी बने हैं। ठीक है, इसके पहले की वीडियोज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमारा एक ओलंपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी आ रहा है, उसमें हम सारी डिटेल्स बोलेंगे में कितने मेडल मिले और उसके पूरी हिस्ट्री, उसका मोटो क्या है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर ओलंपिक में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मच डिड द कैबिनेट अप्रूव फॉर द 8 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स कवरिंग 14 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 7 स्टेट्स। क्या कह रहा है, कैबिनेट ने 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करने वाली, कितने जिलों को, जो 7 राज्यों और 14 जिले, 7 राज्य और 14 जिलों को कवर करने वाली 8 नई रेलवे परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूरी की। अभी क्या किया कैबिनेट ने, एक मंजूरी दी है 8 रेलवे लाइन की, जो कि 7 राज्य के 14 जिलों को कवर करेगी। कितने कवर करेगी, 7 राज्य के, इसको याद रखना है, 7 राज्य के 14 जिलों को कवर करेगी। ठीक है, तो कह रहा है उसके लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है। चलिए बताइए आप लोग, कितना किया, 22,365। ठीक है, 2,23,145, 15,689 और 2,24,657। कितना किया है, बताइए आप लोग, कितना किया है, 2,24,657 करोड़। कितना किया है, 2,24,657 करोड़। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और हम जान लेते हैं इसमें कौन सी, और थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट है वो, कौन कौन से स्टेट है जो इसमें 7 स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, जो 7 स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं। कई बार को हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए, एक जैसे कि उड़ीसा हो गया,
ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, आप लोगों को भी लिखते जाना है। उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, ठीक है, और कौन सा बचा? तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 स्टेट हो गए, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसके तहत इसको ला गया, कौन सी स्कीम के अंदर? पीएम गति शक्ति, आप लोगों को पता होगा। पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत ही इसको लाया गया है, जो कब लॉन्च हुई थी? 2021 में, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये कब तक कंप्लीट करना है? सारी जो प्रोजेक्ट है कब तक कंप्लीट करना? 2030-31 तक। जो इसको जो ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है, ये जिसमें कि 8 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए गए, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट और 7 स्टेट्स कवर हैं, उसको कब तक कंप्लीट करना है? 2030-31 तक, ठीक है। किस स्कीम के अंतर्गत है? पीएम गति शक्ति स्कीम। इसमें स्टेट्स कौन कौन से हमने बताया? उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आप लोग को ये सब याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज, क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2024 एम्स टू जनरेट ओवर 10 ईयर्स? 10 ईयर्स, ठीक है। क्या कह रहा है? महाराष्ट्र की लॉजिस्टिक्स नीति 2024 का उद्देश्य, तो 24 का उद्देश्य 10 वर्षों में कुल कितनी राशि उत्पन्न करना है, ठीक है। हाल ही में क्या लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है 2024 में, तो उसका उद्देश्य है कितनी राशि उत्पन्न करना, उसका उद्देश्य उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कितना है? 20,695 करोड़, ठीक है, 25,445 करोड़, 30,573 करोड़ और 35,000 कितना है इसका उद्देश्य? कि शायद क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, शायद इसका 30,500, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या है? 30,500 करोड़। कितना है इसका उद्देश्य? 30,573 करोड़ है इसका एक उद्देश्य। साथ में एक और उद्देश्य है कि 5 लाख 5 लाख जॉब्स भी क्रिएट करना है, ठीक है। 5 लाख जॉब्स का भी जनरेशन करना है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल में, अगले 5 साल में 5 लाख जॉब्स को भी क्रिएट करना है, ठीक है। और उसमें कितनी जनरेट करना है रेवेन्यू? 30,573 करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। विच टाइगर रिजर्व रिसेंटली अप्रूव्ड बाय छत्तीसगढ़ इज सेट टू बी बिकम लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुना। कौन सा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? नागार्जुना, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व वो कौन सा है? नागार्जुना सागर, श्रीशैलम। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? एक असम का मानस, ठीक है। तो हमने देखा जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सा है? नागार्जुना सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? असम का मानस टाइगर रिजर्व। तो कह रहा है कि टाइगर रिजर्व रिसेंटली अप्रूव्ड बाय छत्तीसगढ़, थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। हाल ही में छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत का भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनने वाला है? कौन सा बनने वाला है बताइए आप लोग। कह रहा है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है, और भोराम देव टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और अचानक मार टाइगर रिजर्व। कौन सा है बताइए आप लोग। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये जो है छत्तीसगढ़ में रिसेंटली अप्रूव किया गया है और ये होगा थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, थर्ड थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व
होगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना चाहिए जो करंट में जो अभी छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, जो करेंटली अभी कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, करंटली अभी कितने हैं छत्तीसगढ़ में? कितने टाइगर रिजर्व हैं अभी करंटली? टाइगर रिजर्व कितने हैं छत्तीसगढ़ में? चार। कितने हैं? चार। इसमें हमने एक डिस्कस कर लिया, कौन सा? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, बाकी तीन कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अचानक मार, टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? इंद्रावती। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया? वेदांती, सीता नाड़ी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, वेदांती तीन कौन कौन से हैं? अचानक मार, दूसरा है इंद्रावती, और तीसरा सीता नाड़ी टाइगर रिजर्व। ठीक है, और टोटल टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं हमारे यहाँ? टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55। तो टोटल टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ कितने हैं? 55। कितने हैं? 55 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड 3.5 बिलियन डॉलर, फॉर विच कंट्री टू परचेज वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। क्या कह रहा है? अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में किस देश को हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए 3.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। हाल ही में क्या है, जो अमेरिकी जो विदेश विभाग ने किसको दिया है? इजराइल को दिया है। इजराइल को 3.5 बिलियन डॉलर की सैन्य उपकरण खरीदने के लिए 3.5 बिलियन की डॉलर की मंजूरी दी है। किसको दिया है? इजराइल को दिया है। किसको दिया है? इजराइल को दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया सिक्योर इन टोटल एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स इन वेरियस स्पोर्ट्स। क्या कह रहा है? विभिन्न विभिन्न खेलों में एथलीटों के प्रदर्शन को देखते हुए पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? आप लोग पता कुल कितने पदक हासिल किए हैं? बताइए आप लोग। 5, 7, 6, 8। कितने किए हैं? कितने किए हैं? कितने किए हैं? 6 पदक। टोटल 6 पदक हासिल किए हैं। टोटल 6 पदक हासिल किए, जिसमें सिल्वर 1 है। ठीक है, ब्रॉन्ज है 5, ठीक है, और गोल्ड गोल्ड एक भी नहीं है। ठीक है, याद रखना है आप लोग। ठीक है, चलिए बाकी इन सबको हम, जैसे मैंने बताया कि इन सबको हमारे अभी एक नया क्लास आ रहा है जो ओलंपिक पे ही फोकस होगा, और ओलंपिक के बारे में डिटेल में बात किया जाएगा उसमें। तो उसको आप लोग देखिएगा, उसमें डिटेल में बात की जाएगी इस सब पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इज लोकेटेड इन, किसके बारे में ये है? मैप ऑफ द भारत, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये कहाँ पे है? ये असम में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और क्या कह रहा है? द प्रेजेंट कोर एरिया ऑफ द सेंचुरी कवर्स, लगभग कितना है जो कोर एरिया? 175 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ईस्टर्न हिमालयन रेंज में फैला हुआ है। क्या कह रहा है? अभ्यारण्य क्या वर्तमान मुख्य क्षेत्र पूर्वी हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में फैले 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितना फैला हुआ है? वो 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है नेक्स्ट? इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1998। इसको 1998 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1998 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सोनाई रुपाई गॉट इट्स नेम फ्रॉम अ स्मॉल रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस एरिया। इसका जो नाम है, एक इसी इसी एरिया में एक रिवर फ्लो करती है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या नाम पड़ा है? सोनाई रुपाई। सोनाई रुपाई। ठीक है, क्या कह रहा? कौन कौन सी रिवर यहाँ पे बहती है? नाम याद रखना, ढोलसिरी, ठीक है, गबारू, ठीक है, गिलजेली एंड बेलसिरी। क्या कह रहा है? ढोलसिरी, गबरू, गेलगेली और बेलसिरी। इतनी नदियां यहाँ पे, चार नदियां यहाँ पे फ्लो करती हैं। ठीक है, बहती हैं।
ड्यूरिंग द रेनी सीजन सेवरल वेटलैंड्स नोन एज भील्स कैन आल्सो बी सीन। यहाँ पे बहुत सारे, जब रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, भील के नाम से जानने वाली कई आर्द्रभूमि भी देखी जाती है। यहाँ पे जो वेटलैंड्स पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? भील्स। क्या बोलते हैं? याद रखना, भील्स कहाँ पाई जाती है? आप लोगों को याद रखना है, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका कह रहा है जो पड़ोसी संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है ऑफ सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मार्क्ड बाई गबोरू रिवर। क्या कह रहा है? सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा गभोरू नदी द्वारा चिन्हित है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो किससे है? गभोरी रिवर से। और जो वेस्टर्न बाउंड्री है इज मार्क्ड बाय द पंचनोई रिवर। कौन सी? पंचनोई रिवर एंड द फर्दर वेस्ट एरिया सराउंडेड बाय द रोहता रिजर्व फॉरेस्ट। क्या कह रहा है? जो इसकी पश्चिमी सीमा है, हमने ईस्टर्न सीमा देखा, ईस्टर्न बाउंड्री देखी हम लोगों ने। क्या कह रहा है? पश्चिमी सीमा जो है वो पंचनोई नदी द्वारा चिन्हित है। किस नदी द्वारा? पंचनोई। और ये कौन सी नदी थी जो ईस्टर्न बाउंड्री थी? गभोरू। ठीक है, और जो पश्चिमी थी वो कौन सी? पंचनोई नदी द्वारा चिन्हित है। और आगे का पश्चिमी क्षेत्र रोहता आरक्षित वन से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? रोहता आरक्षित वन से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग साउथ चाइना से की बात कर रहा है। ये किस पे है? जो मैप ऑफ दी जो वर्ल्ड है किसके बारे में है? साउथ चाइना सी के बारे में है। क्या कह रहा है? चाइना हैज अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ द लिंगसुई 361 गैस फील्ड इन द साउथ चाइना सी, मार्किंग इट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज अल्ट्रा सैलो गैस फील्ड इन अल्ट्रा डीप वाटर्स। क्या कंटेक्स्ट हाल ही में क्या हुआ है कि चीन ने दक्षिणी चीन सागर में लिंगसुई 361 गैस क्षेत्र की खोज की है। क्या नाम है? लिंगसुई 361 गैस फील्ड की खोज की है चाइना ने। कहां पे? दक्षिणी चीन सागर में। अगर आ जाए गैस फील्ड कहाँ मिली है तो दक्षिण चीन सागर में मिली। खोज किसने की है? चीन ने किया है। ठीक है, कि खोज की घोषणा की है, जो इसे अत्यंत गहरे पानी में पहला दुनिया का पहला बड़ा अत्यंत उथला गैस क्षेत्र बनाता है। कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, फर्स्ट लार्ज अल्ट्रा सैलो गैस फील्ड। ठीक है, फिर क्या? साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया। क्या कह रहा है? दक्षिण चीन सागर जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है। इसकी पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है उसकी एक शाखा है हमारा साउथ चाइना सी। इसके पहले की वीडियो में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या कह रहा है आगे कि इट इज साउथ ऑफ चाइना। ठीक है, ये चाइना के दक्षिण में है। और ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, साउथ के ईस्ट और वियतनाम के ईस्ट और साउथ में है। और फिलीपींस के वेस्ट में है। और आइलैंड ऑफ बोर्नियो के नॉर्थ में। इसके नेबरिंग कौन कौन से कंट्रीज हैं साउथ चाइना से की उसके बारे में बात कर रहा है। तो साउथ में है चाइना, और ईस्ट और साउथ में कौन सा है? वियतनाम है। और वेस्ट में है फिलीपींस। और जो आइलैंड बोर्नियो आइलैंड है वो किसमें, कहां पे है? नॉर्थ में है। कहां पे है वो? नॉर्थ में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? जो बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड टेरिटरीज क्लॉकवाइज जो दिया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन सी है? एक तो हो गया, इसे मैंने बताया चाइना, एक तो हो गया चाइना, ताइवान, ठीक है, इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं। फिलीपींस अभी हमने बताया, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? चाइना हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनोई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर और वियतनाम है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इट इज कनेक्टेड बाई ताइवान स्टेट। किससे कनेक्टेड है? ताइवान स्टेट विद ईस्ट चाइना सी। जो ईस्ट चाइना से जो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? ताइवान स्टेट से कनेक्टेड है। एंड लुजान स्टेट जो है, लुजान स्टेट विद द फिलीपींस सी। लुजान स्टेट किसको कनेक्ट करती है? फिलीपींस सी से कनेक्ट करती है। क्या कह रहा है? यह ताइवान जल डमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से, जो ताइवान जो जल डमरू मध्य स्टेट है ताइवान स्टेट से, ये पूर्वी चीन सागर से कनेक्ट करता है। और लुजान स्टेट से फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इट कंटेन्स न्यूमरस सोल्स, रीफ्स, एटॉल्स एंड आइलैंड्स। यहाँ पे बहुत सारे सोल्स हैं, रीफ्स हैं, एटॉल्स हैं, आइलैंड्स हैं। इन सबको ज्योग्राफी में बताया जाएगा कि एटॉल्स क्या होता है, रीफ्स क्या होती हैं, सोल्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सोल्स, रीफ्स, एटॉल्स हैं। एंड द पैरासिल आइलैंड, द स्पार्टले आइलैंड एंड द स्कार्बोरो सोल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखो बहुत सारे डिस्प्यूट में भी रहता है वहां पे कौन कौन से। एक तो है पैरासेल आइलैंड, ठीक है, स्पार्टली आइलैंड एंड द स्कार्बारो शोल्स। ठीक है, इनको याद रखना है।
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, आईएफ सुखोई 30 MKI, अभी हमने डिस्कस किया था। आईएफ सुखोई 30 MI रिटर्न आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 in context of the same, tell us India has bought Sukhoi 30 MKI fighter plane from which country। आपको पता होगा कि सुखोई 30 अभी जो पार्टिसिपेट किया था, अभी एक पार्टिसिपेट किया था जो ये एक्सरसाइज थी सुडान उदार उदार शक्ति 2024। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। तो कह रहा है ये जो सुखोई M30 MKI है, ये किस देश से खरीदा गया, सबको पता होगा किस देश से खरीदा गया, रशिया से। कहां से खरीदा गया था, रशिया से खरीदा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विद 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट विद 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन कंटेक्स्ट द सेम, टेल अस हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ 2022। क्या कह रहा है, जो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है 2.0, उसी कंटेक्स्ट जो पूछ रहा है कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है। आप सबको पता हो कौन है इसके मंत्री, बताइए आप लोग। दुष्यंत चौटाला, शिवराज सिंह चौहान जी, मनोहर लाल खट्टर जी और HD कुमार स्वामी। कौन है इसके, बताइए आप लोग। मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इंडिया एंड सेंट किट्स एंड नेवी साइन एग्रीमेंट ऑन इंडिया स्टैक, अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले में। इन कंटेक्स्ट द सेम, टेल अस व्हिच बॉडी ऑफ वाटर इज सेंट किट्स एंड नेवल लोकेटेड इन। इसके पहले हमने बताया था कहां पे लोकेटेड है ये, कहां पे लोकेटेड है, कैरिबियन सी में। कहां पे लोकेटेड है ये, कैरिबियन सी में। और इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, किट्स एंड नेवीज की कैपिटल क्या है, बताइए आप लोग। बेसिटर। क्या है इसकी कैपिटल, किट्स एंड नेवीज की कैपिटल क्या है, बेसिटर। बेसिटर, इसको क्या पढ़ते हैं, बेसिटर। क्या इसकी कैपिटल, बेसिटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा सेंट किट्स एंड नेविस। ठीक है, ये रहा आपका सेंट किट्स एंड नेविस। ठीक है, और ये रहा कैरेबियन सी से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये रहा सेंट किट्स एंड नेविस और ये रहा कैरेबियन सी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है उसमें, कैरेबियन सी। ठीक है, व्हिच बॉडी ऑफ वाटर इज सेंट किट्स एंड नेविस लोकेटेड इन, जैसा हमने देखा तो कहां पे है वो, कैरेबियन सी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमन सहरावत ब्रेक सिंधु रिकॉर्ड यंगेस्ट मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स, मैंने बताया था। इन कंटेक्स्ट सेम, टेल अस एट व्हिच एज डिड राजवर्धन सिंह राठौर विन सिल्वर मेडल इन 2004 एथेंस ओलंपिक्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अमन सहरावत ओलंपिक में सबसे कम उम्र के पदक विजेता बनने का सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उसी संदर्भ में हमें बताएं कि राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 एथेंस ओलंपिक्स किस उम्र में रजत पदक जीता था। ठीक है, किस उम्र में रजत पदक जीता था, 34 उम्र में, 34 वर्ष में। ठीक है, 34 वर्ष में इन्होंने 2024 जो एथेंस ओलंपिक्स था उसमें सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और थोड़ा जान लेते हैं किस में जीता था, ये भी आपको जानना चाहिए। किस में जीता था, शूटिंग में जीता था। ठीक है, ठीक है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये पहले इंसान थे, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो है एक इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडियन ने एक मेडल जीता। फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल कैटेगरी में किसी इंडियन ने मेडल जीता था। ठीक, किसमें जीता था, शूटिंग कैटेगरी में। ठीक है, और जाना चाहिए इनको गोल्ड मेडल भी, इन्हें कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल मिल चुका है। 2002 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, और 2006 में भी। इनको एक अति विशिष्ट सेवा मेडल जो होता है, आप लोग पता होगा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल 2002 के कॉमनवेल्थ में, 2006 कॉमनवेल्थ में उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, मिल चुका है अति विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। साइंटिस्ट डिड डीपेस्ट रॉक सैंपल फ्रॉम अर्थ अटलांटिक सीबेड इन कंटेक्स्ट द सेम, टेल अस, कह रहा व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन द क्रस्ट एंड द आउटर कोर। कह रहा वैज्ञानिकों ने अटलांटिक समुद्र तल के नीचे मेंटल से सबसे गहरे चट्टान के नमूने की खुदाई की, कल हमने इस पर डिस्कस किया था। उसी के संदर्भ में पूछ रहा पृथ्वी की कौन सी परत क्रस्ट और बाहरी कोर के बीच में, तो आपको पता होगा क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है और फिर कोर होता है। तो कौन होता है क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और कोर के बीच में, मेंटल। कौन होता है, मेंटल। कौन होता है, मेंटल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं हम लोग।
Ministry of Environment, Forest and Climate Change told the NGT that Assam government did not obtain necessary forest clearance for non-forestry activities in the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary. ठीक है, हमने इस पर डिस्कस किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनजीटी को बताया कि असम सरकार ने सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य में गैर वानिकी गतिविधियों के लिए आवश्यक वन मंजूरी नहीं ली है। तो कह रहा उसी कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट है, कह रहा उस पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन तेजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तेजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और कह रहा इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1998। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या, फ्लोइंग जो रिवर्स है डोलसीरी, गभारू, गेलगिली एंड बेलसीरी। हमने इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। जो ये कहां पे है, ये सोनितपुर में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सोनितपुर में है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, और इसको जेवल ऑफ असम भी बोलते हैं। जेवल ऑफ असम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कहां पे है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, बाकी दोनों ऑप्शन साइज के पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैप में। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए गलत हो गया, एक गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो, कौन सा सही हो गया, 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। China has announced the discovery of the Lingshui 361 gas field in the South China Sea, marking it as world's first large ultra shallow gas field in ultra deep waters। क्या कह रहा है, चीन ने दक्षिण चीन सागर में लिंगसुई 361 गैस फील्ड की खोज की घोषणा की है, जो इसे अत्यंत गहरे पानी में दुनिया का पहला बड़ा अत्यंत उथला गैस क्षेत्र बनाता है। इसके पहले भी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं। और क्या दक्षिण चीन सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहा है, दक्षिण चीन सागर की बात कर रहा है। अभी हम उसको मैप ऑफ द वर्ल्ड में इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसी के कुछ कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कह रहा है, साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट इज कनेक्टेड बाय लुजान स्टेट विद द ईस्ट चाइना सी एंड ताइवान स्टेट विद द फिलीपींस सी। गलत कह रहा है। अभी हमने देखा कि जो लुजान स्टेट है कनेक्ट करती है किससे, फिलीपींस सी से, और जो ताइवान स्टेट है वो किससे कनेक्ट करती है, ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे ये उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो लुजान स्टेट किसको कनेक्ट करती है, फिलीपींस सी से, और जो ताइवान स्टेट है किसको कनेक्ट करती है, ईस्ट चाइना सी को। तो दूसरा ऑप्शन अगर गलत हो गया तो आप अगर यहाँ पे ऐसे भी एलिमिनेट करना चाहें तो बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा, एक और 3। और यहाँ पे हमने देखा भी था कि इट हैज न्यूमरस शोल्स, रीफ्स, एटॉल्स एंड आइलैंड्स। तो एक और ऑप्शन 3 सही हो गया और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मस्ट बी मैंडेटोरली रजिस्टर्ड इन केसेस ऑफ एलिस्ट फेक इनकाउंटर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है हाल ही में कि कथित जो फर्जी मुठभेड़ों के मामले में अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। जो फर्जी फेक इनकाउंटर्स जो हो रहे हैं उसमें एफआईआर जरूर दर्ज करनी चाहिए। उसी घंटे को पूछ रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किससे, एफआईआर के बारे में। आपको पता होगा कि एफआईआर जो है कहीं भी मेंशन नहीं है। पहला ऑप्शन है कि द टर्म एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी 1973 और इन एनी अदर लॉ। बिल्कुल सही कह रहा है। एफआईआर कहीं भी किसी भी लॉ में एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही है कि एफआईआर कहीं भी डिफाइंड नहीं है। क्या कह रहा है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन होते हैं, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो बिल्कुल सही है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी है। जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं उसमें मैंडेटरी है एफआईआर का रजिस्टर होना। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि द कंप्लेनेंट डज नॉट हैव द लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। बिल्कुल गलत है। कंप्लेनेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो जो है जो एक एफआईआर की एक कॉपी वो प्राप्त करे पुलिस से। ठीक है,
तो शिकायतकर्ता को पुलिस से एफआईआर कॉपी मुफ्त प्रति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, और एक दो ऑप्शन सही है, तो एक और दो सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, ए सी और डी गलत हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। आज का हमारा डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। और इन सब की पीडीएफ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप, आई होप कि आप लोग इसको देख के पसंद कर रहे होंगे, या जो भी आपका व्यू है, कोई भी एडवाइस है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या फिर हमारा एक 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है, प्रिपरेशन से लेकर कोई भी डाउट है, या कोई भी चीज आपको जो कंफ्यूज कर रही है, या कोई भी जानकारी जो आपको समझ नहीं आ रही है, आप उसको हमारे मेंटोर से पूछ सकते हैं। और उसके लिए आप, एक अलग हमारा चैनल बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है, आप वहां उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे मेंटोर से वहां पे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।